उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने जो पीडीएफ लेके आए हैं वह पीडीएफ है इस बार के यूपीएससी टॉपर, जो इस बार 2022 के जो यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर है, ठीक है, उनका आज आंसर राइटिंग लेके आए हैं आप लोगों के बीच कि उनका लिखने का तरीका क्या था। ठीक है, आखिर ये भी हम लोग देखेंगे आज कि आखिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ही क्यों यूपीएससी में फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक अप टू मतलब 20 मतलब जितना भी रैंक है, ठीक है, ज़्यादातर अच्छे रैंक जो है इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट के होते हैं। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को बहुत, जैसे कि पिछले साल हम लोग देखे थे कि रवि कुमार सिहाग और सर, और उसके बाद हो गया क्या सुनील धनवत्ता सर, उनका रैंक अच्छा आया था। यानी रवि कुमार सिहाग का रैंक आया था 18 और सुनील धनवत्ता सर का रैंक आया था 22। तो क्या हुआ कि हमने उनका वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं कि यानी उनके लिखने का तरीका क्या था, जिसके वजह से उन्हें मतलब 18 रैंक और क्रमशः 22 रैंक आया था। ठीक है, तो इसी तरह से ये वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं कि आखिर इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट, यानी वो तो रवि कुमार सिहाग और धनवत्ता सर तो हिंदी माध्यम के थे, यानी उनका लिखने का तरीका कैसा था, हम पिछले यानी वीडियो आप अगर देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे तो वहाँ से मिल जाएगा किस वजह से आखिर आया है। तो उसी तरह अगर हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से अगर लिखने का तरीका देखेंगे कि उनका लिखने का पैटर्न क्या है, किस तरह से वो लिखते हैं और कितने पॉइंट में कितने डायग्राम फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इन सब चीज़ों से सीख करके हम क्या है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट इन सब चीज़ों में सुधार करेंगे और हम भी अच्छे रैंक ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है हम लोग की डायग्रामिक फॉर्म हो गया या स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, इसका यूज़ कम करते हैं और पैराग्राफ का फॉर्म ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पैराग्राफ को छोड़ना पड़ेगा और क्या है उसको बेहतर कैसे तरीके से हम लोग लिख पाएँ उसको अपनाना होगा। तो इसके लिए क्या है कि इशिता जो किशोर है, जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट थे, उनका क्या है कि हम आंसर राइटिंग जो उन्होंने किसी भी कोचिंग में जो आंसर राइटिंग किए थे, ठीक है, जो टेस्ट दिए थे, उनका लिखने का तरीका क्या था, तो वो लेके आए हैं आप लोगों के सामने। तो देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे क्या है राजकोषीय जो नीति है, राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों को देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो क्या है उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या है कि राजकोषीय नीति आय जो है उसके बारे में क्या है एक 2 या 3 लाइन का, ठीक है, उन्हें लिख दिया पैराग्राफ में, बस इतना ही। क्या उसको क्या किया है तो बस अंडरलाइन करके बता दिया है कि हाँ इतना है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि इसके जो रोल है, ठीक है, क्या रोल है, जैसे क्या है कि सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों की जो देश की विकास यात्रा को हिस्सा बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण साधन हो सकती है, तो उन्होंने इसके बारे में बस लिख दिया इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या है कि हम लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट क्या करते हैं कि बस क्वेश्चन देख लिया बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। करना क्या है फिर, तो इस क्वेश्चन को बांटना है। ठीक है, पार्ट में बांटना है। तो कैसे पार्ट में बांटेंगे, जैसे कि राजकोषीय नीति आय असमानता को कम करने के साथ साथ सबसे निर्धन और अभावग्रस्त लोगों की देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है। तो सबसे पहले राजकोषीय नीति क्या है, तो राजकोषीय नीति के बारे में एक पार्ट ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या है कि निर्धन और अभाव जो ग्रस्त लोग हैं देश की विकास यात्रा में किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है, तो अगला पार्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट में हो गया। उसके बाद क्या है कि भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। तो भारत के संदर्भ में जो ये राजकोषीय नीति आय समानता है वो क्या हो सकता है, तो उसके बारे में बता देंगे। उसके बाद क्या है कि कंक्लूजन लिख देंगे। 4 पार्ट में हम अगर बांट के लिखते हैं जैसे कि 150 वर्ड में, तो 4 पार्ट में अगर लिखते हैं अच्छे तरीके से उसको पॉइंट वाइज में, तो बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है यही करते हैं। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले राजकोषीय जो नीति आय है उसके बारे में डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद इसके जो मतलब क्या है कि इसके बैलेंस्ड के लिए, ठीक है, तो कुछ उन्होंने पॉइंट बताया, जैसे कि देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 पॉइंट में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो पॉइंट में क्या है और जो इसमें जो मेन था, ठीक है, जो मेन पॉइंट था उसको अंडरलाइन कर दिया उन्होंने। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को सिर्फ वहीं पे नजर जाएगा कि हाँ जो कह रहा है या क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सबसे निर्धन और अभावग्रस्त जो लोग हैं
आखिर में उसको जो भारत के जो विकास यात्रा में उनकी किस तरह से भूमिका हो सकती है, यानी किस तरह से हिस्सा हो सकता है, तो उनके लिए क्या है, ये जो मेन पॉइंट है वो 5 पॉइंट में उन्होंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इंक्लूड पुअर एंड क्या है, उसके बाद अभावग्रस्त लोग हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये इस तरह से क्या 1 2 3 4 मतलब 5 को डायग्राम के फॉर्म में उन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो क्या है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट यही नहीं करता है। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट क्या करता है, पैराग्राफ में बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को यही लिखने का तरीका है कि मतलब कि किस तरह से इन्होंने 1 पॉइंट 2 3 4 और 5, तो इन्होंने 5 पॉइंट को क्या क्या है डायग्राम के फॉर्म में। सबसे पहले एक चीज देखे कि यहाँ क्या क्या है, उन्होंने पॉइंट में लिखा है। उसके बाद यहाँ क्या क्या है, उन्होंने डायग्राम में फॉर्म में बता दिया। उसके बाद क्या क्या है कि उसके जो कुछ वैल्यू थे, ठीक है, उसको उन्होंने 2 या 3 पॉइंट में लिख दिया। उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में लिख दिया है। तो क्या है कि बस 150 वर्ड भी हो गया, और जो लिखने का एक फॉर्म है, ठीक है, वो भी एक अच्छा तरीका से एग्जामिनर के सामने आ गया कि हाँ लिखने का तरीका क्या है, बस उनके सामने आ गया और वो अच्छे नंबर दे देते हैं। उसी तरह अगर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कि भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकरण करना भूमि सुधार सुनिश्चित करने के साथ साथ भारतीय न्यायपालिका पर बोझ को कम करने में भी काफी सहायक होगा, विस्तार पूर्वक समझाइए। साथ ही इस संदर्भ में किए गए उपायों का भी उल्लेख कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि देखिए कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, तो सबसे पहले भूमि अभिलेख के बारे में बताएंगे कि भूमि अभिलेख जो है वह क्या चीज का रिकॉर्ड करता है। ठीक है, उसको भूमि सुधार सुनिश्चित करने के साथ साथ, तो भूमि अभिलेख है का डिजिटलीकरण, जैसे पहले क्या होता था कि जितने भूमि का रिकॉर्ड है, ठीक है, जो अभिलेख है वह क्या है कि कागजों पे होता था, जिसकी वजह से क्या है कागज जल गया, कागज गल गया, क्या होगा कागज में आग लग गई किसी कारण से, मतलब क्या होता कि जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड समाप्त हो जाता था, यानी खत्म हो जाता था। लेकिन क्या है उसी भूमि अभिलेख को क्या है डिजिटलीकरण किया है। तो क्या है भूमि सुधार सुनिश्चित करने में साथ साथ भारतीय न्यायपालिका पर जो बोझ है उसको कम करने में किस प्रकार से भूमिका है। तो क्या है कि पहले न्यायपालिका इस जैसे क्या हो गया कि कोई ऐसा भूमि विवाद है, ठीक है, जैसे 2 लोगों के बीच भूमि एक साथ में है, लेकिन क्या है कि उसके जो कागज है एक का जल गया हुआ है या एक का गल गया हो गया, दूसरा का कह रहा है कि वो आगे मेरा जमीन है आप में आधा निकलने की वजह है कि मतलब कि आप में मेरा जमीन है आधा निकलता है। तो इसकी वजह से क्या है कुछ विवाद होते थे, जिसकी वजह से न्यायपालिका के पास जाना होता था, न्यायालय में। ठीक है, तो क्या है इसकी वजह से कि कई सारे मतलब न्यायपालिका को भी मतलब इसका बोझ बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता था। लेकिन क्या है कि जब इसका डिजिटलीकरण हो गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, तो क्या है कि अब न्यायालय में वो क्या है केस कम जाएंगे, क्योंकि भूमि का जो रिकॉर्ड है वह डिजिटलीकरण हो गया। तो जब मर्जी जहां मर्जी तब उसके बारे में देख सकता है। ठीक है, तो ये इसके फायदे के बारे में बता दिया गया है। उसके बाद कह रहा है क्या कि इसके बारे में बताना है बस, तो ये उन्होंने कुछ नहीं किया, बस इसको पॉइंट में बता दिए हैं। उसके बाद क्या है कह रहा है कि विस्तार पूर्वक समझाने के लिए कह रहा है, तो विस्तार पूर्वक समझा दिए, तो इतना ही लिमिट शब्द में लिखना है, जैसे 150 वर्ड का है। उसके बाद कह रहा है कि इस संदर्भ में जो किए गए उपाय को भी उल्लेख करने के लिए कहा गया है। तो देखो उन्होंने क्या किया है ना, कंसर्न, उसके बाद बस बता दिया है ये उपाय। उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में लिख दिया है। तो उपाय में क्या है कि प्रधानमंत्री जैसे भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार इसके क्षेत्र में यानी भूमि सुधार के क्षेत्र में या अभिलेखों को सुरक्षित करने के क्षेत्र में कौन कौन सी नीति लेके आया है, कौन कौन सी योजनाएं लेके आया है, तो उसके बारे में बस 1 2 3 4 5 को पॉइंट दे करके बता दिया, स्कीम ले करके लिख दिया है उन्होंने। उसके बाद लास्ट में क्या है कि देख सकते हैं कि कंक्लूजन लिख दिया। कंक्लूजन में इन न्यू इंडिया एट द 75 जो अमृत वर्ष अभी चल रहा है नीति आयोग का, उसके बारे में उन्होंने डिफाइन कर दिया और लिख दिया है। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है, ठीक है, जो मतलब हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट को अलग करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट को अच्छे नंबर आते हैं। तो यही हम लोगों को सीखना है, ठीक है। जैसे कि क्या है कि आपको इंग्लिश मीडियम में उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम भी एक हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं, लेकिन हम लोग क्या है कि इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट है उसके कॉपी को देखते हैं, जिससे वहां से सीखने को मिलता है कि आखिर क्या उन्होंने कितना यूज कर रहे हैं, कितना पॉइंट यूज कर रहे हैं, कितना पॉइंट को डायग्राम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये सब चीजें सीखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन मेरिट सब्सिडी के लिए निधि फंड, ठीक है, निधि जिसको फंड कहता है, उपलब्ध कराने वाली प्रतिस्पर्धी राजनीति भारत में कुछ राज्यों को गंभीर राजकोषीय संकट के कागार पर धकेल रही है। इस संदर्भ में भारत में सब्सिडी व्यवस्था को युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है।
तो क्या है कि इसी तरह हम क्वेश्चन को बांट के देखेंगे। कह रहा है कि ऐसा भी कहा जाता है कि अधिकांशतः नॉन मेरिट सब्सिडी के लिए निधि फंड, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी थे। तो सबसे पहले क्या है कि यानी जो कोऑपरेटिव एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स लीड द पॉपुलिज्म, है ना, तो उन्होंने क्या है कि पहले नंबर इसके बारे में बता दिया गया है कि जैसे यहाँ देख सकते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव जो मतलब पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने बता दिया है। उसके बाद क्या है कि उन्होंने नॉन मेरिट जो सब्सिडीज है, ठीक है, उनके बारे में 1 2 3 4 पॉइंट में उन्होंने बता दी है। उसके बाद दोस्तों हम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और अभी हम तैयारी के फेज में है, ठीक है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने आप को एक मतलब अच्छे बेहतर से समझाने वाले बने, इसके वजह से हम वीडियो आप तक लेके आए, तो है ना, अगर गलती होता है तो दोस्तों बुरा ना माने, ठीक है, हम भी एक तैयारी के फेज में, हम भी अब सीखने के फेज में, तो सोचते हैं कि जो सीखते हैं औरों को भी सिखा दे, जिससे मेरा भी फायदा हो जाए और दूसरों को भी फायदा हो जाए, बस ये मेरा एम है, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने क्या किया है कि यहाँ देख सकते हैं पॉइंट में उन्होंने बता दिया है कि नॉन मेरिट सब्सिडीज को, उसके बाद अगला क्या है जो है उसको मतलब डायग्राम कर दिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 इस तरह से मतलब उन्होंने बता दिया 4 पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर जाके जो था उनका पॉइंट में लिखने का, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देते हैं, उसके बाद डायग्राम को यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस तरह से उन्होंने किस तरह से बता दिया 1 2 3 4 पॉइंट में, उसके बाद इस तरह से डायग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी मेन पॉइंट है, ठीक है, मेन पॉइंट वो क्या करता है, जैसे हेडिंग था, हेडिंग को क्या किया उन्होंने वो घेर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि सर्कल में कर दिया हुआ है लाइन में। उसके बाद क्या है जो मेन पॉइंट था उसको अंडरलाइन करके क्या है, जिससे क्या है कि एग्जामिनर को क्या होना चाहिए, उस पर नजर जाना चाहिए कि आखिर जो क्वेश्चन में आया हुआ है उस पॉइंट को वो उन्होंने शो किया है या नहीं, बस इतना ही। क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारे कॉपी होते हैं तो उनका लिखने का जो एक प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उन्हें वो नहीं चाहता कि हम प्रेशर झेलें, ठीक है। तो वो अच्छे मतलब लगता है कि बच्चे ऐसे कॉपी से लिखे जिससे हमें नजर जाए कि हाँ बच्चे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो चीज़ को वो हाईलाइट कर रहा है, बस इसी वजह से आपको इस तरह से लिखना है कि जरूरत है। उसके बाद कह रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई में कृषि को एक लाभदायक और टिकाऊ उद्यम में परिवर्तित करने की वृहद क्षमता है। दिए गए कथन की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले कि सूक्ष्म कृषि क्या है उसके बारे में उन्होंने बता दिया। उसके बाद ये देखिए उन्होंने अंडरलाइन करके ये सब पॉइंटों को उन्होंने क्या है कि पॉइंट अंडरलाइन कर दिया, जिससे क्या है कि एग्जामिनर को वहाँ पे फोकस जाए। उसके बाद क्या है पोटेंशियल, इसके बारे में 1 2 3 4 मतलब 4 पॉइंट में उन्होंने लिख दिया, 5 पॉइंट में। उसके बाद क्या है कि मैक्रो जो सूक्ष्म कृषि है, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई, तो उन्होंने क्या है कि इस तरह से फॉर्म में देखिए किस तरह से लिखी है। उसके बाद इधर इधर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो था उसके बाद क्या है अंडरलाइन करके उन्होंने इस तरह से, ताकि एग्जामिनर को इसके बाद इसमें कितने 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को उन्होंने लिख दिया है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख करके कंक्लूजन में क्या है अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो क्या है कि कहीं ना कहीं इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट कम ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि उनका जो इम्प्रेस करने का तरीका है, जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से अलग है, ठीक है, जिसकी वजह से उसे अच्छे नंबर आते हैं। जैसे क्या है, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि भारत में विशाल संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में प्रशांत महासागर के लघु विकासशील द्वीपों देशों यानी, ठीक है, की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्लेषण कीजिए। तो क्या इस क्वेश्चन को हम बांटेंगे, जैसे कि भारत के विशाल संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता को देखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कह रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने जो है उनके बारे में लिख दिया, उसके बाद जहाँ पे था अंडरलाइन कर दिया। उनके बाद देखिए इंडियाज जो की रोल है किस तरह से अपना निभा सकता है, ठीक है, जो महाद्वीपीय जो द्वीपीय देश है, ठीक है, उसकी सहायता किस प्रकार से कर सकता है, इस तरह से मतलब क्या है कि डायग्राम में उन्होंने सबसे पहले इस तरह करके इस तरह से उन्होंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब उनका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है, ठीक है, जो शॉप है देख सकते हैं किस तरह से, वो लास्ट में कंक्लूजन लिख करके कंक्लूजन को भी वो ये अंडरलाइन करते हैं, जिससे क्या ये अंडरलाइन करने से क्या होता है कि शो होता है कि हाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट दिया गया है। उसी तरह क्वेश्चन देख सकते हैं आगे का भी, ठीक है, जिससे कह रहा है कि हाईली पंचायती राज जो सेकेंड ARC के बारे में उन्होंने स्टार्ट किया है। उसके बाद इसी तरह से तो क्या है कि हम लोगों ने इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट आखिर इतने जो अच्छे नंबर मतलब रैंक से वो टॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो अगेन मतलब टॉप करने का जो उनका क्या रणनीति है, यानी तो क्या UPSC एग्जाम क्या कहता है कि आप पढ़ने से ज़्यादा एक लिखने का सोर्सेज बनो, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप लिखने का तरीका अगर बेहतर है तभी आप UPSC क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या है इस तरह से बता करके इस तरह से उन्होंने ये दर्शाया है। तो ये इन सब चीज़ों से हमको क्या होगा सीखना होगा,
जिससे हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को भी अच्छे रैंक आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट को इस तरह से उन्होंने लिख दी है मैथ ने। ठीक है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, शो ऑफ ज़्यादा होता है और इनके नंबर अच्छे आते हैं। तो ये सब एक रीज़न है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को अच्छे नंबर आने का और अच्छे रैंक आने का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, हमें सीखना होगा और अच्छे हम लोगों को भी अच्छा करना होगा, अच्छे रैंक लाना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सभी चीज़ें आप देख चुके हैं, है ना। देखिए किस तरह से उन्होंने 70, है ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको सीखना होगा, बस यही चीज़ है। तो दोस्तों कैसा लगा, हम भी आप लोग बहुत कोशिश करने के बाद एक वीडियो लेकर आए हैं जिससे क्या हो कि आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाए और हम भी देखते हैं तो हमारा फ़ायदा होता ही है, कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। अगर मिला है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमें ज़रूर सपोर्ट करें, जिससे हमें और अच्छे वीडियो लेकर आप तक लेके आएँ। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया के नक्शा के बारे में दर्शाने के लिए कह रहा था। जैसे क्वेश्चन ने क्या कह रहा है कि हाल ही में सरकार ने सभी पतनों पोर्ट्स और 2047 तक मेगा पोर्ट्स के रूप में विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान, ठीक है, को तैयार करने हेतु निर्देश दिया है। तो सबसे पहले क्या है कि पोर्ट्स, तो पोर्ट्स कहाँ देखने को मिलेगा, तो तटीय क्षेत्र में मिलेगा। तो तटीय क्षेत्र को उन्होंने क्या की है, दर्शा दिए थे कि ये तटीय, ये यहाँ 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 यहाँ। तो इस तरह से भारत में कहाँ कहाँ तटीय क्षेत्र को विकसित करने की जरूरत है और कहाँ कहाँ पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने दर्शाने का एक तरीका है जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे क्या है कि लिख दिया है। उसके बाद तो ये सब रीज़न है जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से बेहतर इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट है उसको रैंक आता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये सब है, देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने ये मतलब डायग्राम बना करके, ठीक है, भारत का नक्शा, भले भारत का नक्शा बेहतर नहीं है लेकिन उन्होंने शो ऑफ कर दिया कि हाँ हाँ यहाँ भारत के जो आप देख के पता कर सकते हैं कि कहाँ कौन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या गया, उसके नंबर जो होते हैं कुछ बढ़ने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से उसे टॉपर लिस्ट में नाम आ जाता है। तो ये सब एक कारण है जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को सीखना होगा और यूपीएससी क्या खोजता है ना, वो चीज़ आपको दर्शाना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज लेकर के। तो जय हिंद।